नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण फसल लेके आया हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अपन फसलोत्पादन की बात कर रहे हैं, उसमें अनाज वाली फसलें पढ़ रहे हैं। और आज अनाज वाली जो फसल अपन पढ़ेंगे वो है अपने मक्का मेज के बारे में बात अपन करेंगे। तो जैसे ही अगर अपन मेज का नाम लेते हैं या मेज की बात करते हैं, मक्का की बात करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड के अंदर आने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट्स जो मक्का जो है मेज जो है बेसिकली इसको अपने भारतवर्ष के अंदर कौन सी ऋतु के अंदर अपन उगाते हैं। तो अगर बात करें तो ज़्यादातर जो इसको उगाया जाता है वह बेसिकली खरीफ ऋतु के अंदर इसको उगाया जाता है। मैक्सिमम इसका कल्टीवेशन जो है खरीफ सीजन के अंदर अपने भारत के अंदर किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जहां पर मक्का को रबी ऋतु के अंदर भी उगाया जाता है, रबी कल्टीवेशन भी इसका किया जाता है। तो अगर अपन बात करें कि भारत के अंदर रबी कल्टीवेशन कहाँ होता है, तो बेसिकली ज्यादातर होता है बिहार के अंदर। कहाँ होता है? बिहार के अंदर रबी में मक्का ज्यादातर उगाई जाती है। लेकिन जब अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के केस में रबी मक्का जो है वह कहाँ उगाई जाती है, तो बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा जिले के अंदर सर्वाधिक उगाई जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों के अंदर भी उगाई जाती है। खरीफ के अंदर ज्यादातर मक्का अपने देश में उगाते हैं। रबी के अंदर बहुत ही कम क्षेत्र, बिहार और राजस्थान और कुछ राज्यों का कुछ कुछ क्षेत्र है, वहां पर जो है रबी में भी उगाई जाती है। लेकिन अगर इन दोनों में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो क्षेत्र है वह तो आपका खरीफ में है, उसके बाद रबी में कम है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो रबी मक्का की जो पैदावार होती है वह खरीफ की अपेक्षा ज्यादा होती है। उसके पीछे मुख्य रीजन होता है कि खरीफ ऋतु में क्या होता है, खरपतवार की समस्या सबसे ज्यादा रहती है, वीड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है। इस वजह से खरीफ में पैदावार कम मिलती है, जबकि आपके रबी में खरपतवार की समस्या कम रहेगी तो यहाँ पर पैदावार ज्यादा मिलती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद मक्का के केस में आगे अगर अपन बात करें तो मक्का जो है यह भारत की तीसरी मुख्य अनाज वाली फसल है। भारत की तीसरी मुख्य अनाज वाली फसल है। इट मीन्स द थर्ड वन। अगर रैंक के हिसाब से भी देखें, भारत के अंदर जो उत्पादित जो अनाज वाली फसलें हो रही है उसमें मक्का का तीसरा स्थान है। अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक उत्पादित होने वाली अनाज वाली फसल जो है वह है आपकी चावल। कौन सी है? चावल, राइस। देन द सेकंड वन जो है गेहूं, इट मीन्स द वीट। एंड द थर्ड वन इज एन मक्का, इट मीन्स द मेज। तो यानी कि मक्का जो है भारत की तीसरी मुख्य अनाज वाली फसल आप कह सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें तो मक्का जो है इसे अनाज वाली फसलों की रानी कहा गया है, क्वीन ऑफ सीरियल्स। मक्का को अनाज वाली फसलों की रानी कहा जाता है, जबकि राजा की बात अपन पहले कर चुके। राजा जो है गेहूं को बोला गया है। इसके बाद अगर और बात करें अपन मक्का की, तो मक्का जो है इसका बेसिकली अगर अपन प्लांट देखते हैं तो जैसे ये मक्का का पौधा है, ये मक्का का पौधा है, इस प्रकार का मक्का का पौधा ये होता है। और बेसिकली यह मक्का का जो पौधा है, यह मक्का जो है कौन से कुल से बिलोंग करती है, तो ग्रेमिनी से बिलोंग करती है। और ग्रेमिनी जिसे पोएसी या घास कुल भी कहते हैं। और बेसिकली अगर जहां पे शब्द घास आ जाता है तो घास से तात्पर्य एक, जैसे ये भूमि की सतह है, यहाँ कोई घास उग रही है तो उसमें इस प्रकार की फुटान होगी, इस प्रकार की फुटान होगी। इट मीन्स वहां पर क्या निकलेंगे? टिलर्स निकलेंगे, अर्थात कल्ले फूटते हैं। वहां पर क्या होते हैं? कल्ले फूटते हैं। तो वही घास कुल की एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। तो मक्का जो है यह इसी घास कुल के अंदर आ रही। लेकिन यहां पर देखिए, क्या इस प्रकार के टिलर्स मक्का में निकलते हैं? क्या नहीं निकलते हैं। घास कुल की फसल जरूर है, उस उत्पत्ति वहीं से हुई है इसकी, लेकिन अल्टीमेटली जो अभी अपन मक्का देख रहे हैं उसमें आपको कहीं पर भी टिलर्स आपको नहीं दिखाई देंगे। सेम यही केस, जैसे ये तो मक्का का पौधा हो गया, ये तो मक्का का पौधा हो गया। अगर यही बात अपन ज्वार की कर लें या यही बात अपन बाजरा की भी कर लें, इट मीन्स द पर्ल मिलेट, देन द सोरगम, देन द मेज। अगर इन तीनों की बात कर लें अपन, क्योंकि तीनों ही जो है आपके अनाज वाली फसलें हैं, और इन तीनों के अंदर ये कल्ले फूटने वाली या टिलर्स की बात करें तो इन तीनों ही के अंदर कल्ले नहीं फूटते हैं। इन तीनों ही के अंदर अनाज वाली फसल जो ग्रेमिनी के अंदर आ रही है, लेकिन इन तीनों ही के अंदर कल्ले नहीं फूटते हैं, इसलिए इन्हें अपन नॉन टिलरिंग क्रॉप कहते हैं। कौन सी क्रॉप कहते हैं?
नॉन टिलरिंग क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आ जाता है कि नॉन टिलरिंग क्रॉप कौन सी है अनाज वाली फसलों के अंदर, तो उसमें आपकी मक्का होगी, ज्वार होगी, बाजरा होगी, जिसमें कल्ले नहीं फूटते। इसके बाद मक्के के पौधे की अपन बात कर रहे थे, तो इसमें अगर देखा जाए बेसिकली तो ये पौधा जो है इसमें कल्ले नहीं फूटते, इसके साथ साथ इसकी जो हाइट होती है वह भी ज्यादा होती है, और जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसमें अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उन्हें अपन बोलते हैं C4 प्लांट। कौन सा प्लांट बोलते हैं? C4 प्लांट बोलते हैं। अर्थात मक्का जो है C4 प्रकार का पौधा है। जैसे इसमें अगर बात करें, मक्का भी आपका C4 है, हाइट ज्यादा है, ज्वार भी आपका C4 है, देन बाजरा भी आपका C4 है। देखो हाइट कहीं लिखा हुआ नहीं एक ऊंचाई के आधार पर सारे पौधे जो है C4 होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। अपने को याद रखने की दृष्टि से मैंने आपको बताया था कि एग्रोनॉमी के अंदर जिन जिन फसलों की ऊंचाई ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, उनको आप उदाहरण के तौर पर C4 के अंदर रख दें। ये अपनी ट्रिक है याद रखने की, कहीं पे थंब रूल नहीं है, ऐसा है ना, इसको थंब रूल आप नहीं समझ लें कहीं। तो ये जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इसके अलावा आपका गन्ना हो गया, ये सारे एग्रोनॉमी के अंदर जो है C4 के अंदर आते हैं। नेपियर घास हो गया, इसके बाद रिमेनिंग जितने भी बचे उन्हें अपन सारे C3 के अंदर रखते हैं। अब C4 जो पौधे होते हैं, इसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद जो बनता है, प्रथम स्थायी उत्पाद यानी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है C4 यानी 4 कार्बन वाला उत्पाद बनता है, और 4 कार्बन वाला पहला स्थायी उत्पाद बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद मक्का जो होता है ये आपका मोनोकोट के अंदर आता है, अर्थात एक बीजपत्री, अर्थात इसके बीच में एक ही बीजपत्र पाया जाता है, यानी कि एक ही कोटाइलेडोन होता है। तो अनाज वाली जितनी भी फसलें हैं ग्रेमिनी कुल में, वे सारी की सारी एक बीजपत्री के अंदर ही आती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो अनाज वाली जो फसलें हैं, ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं कि इनका जो फल प्रकार होता है, फ्रूट टाइप होता है, वह कैरियोप्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए कि मक्का की बात करते ही अपने दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए। मक्का जो है ज्यादातर खरीफ के अंदर उगाते हैं, कुछ क्षेत्रों के अंदर इसको रबी के अंदर भी लिया जाता है। मक्का भारत की तीसरी मुख्य अनाज वाली फसल है। पहले स्थान पर चावल है, दूसरे पे गेहूं है और तीसरे पे मक्का आती है। मक्का को अनाज वाली फसलों की रानी के रूप में भी जाना गया है। इसके अलावा मक्का जो है ग्रेमिनी कुल के अंदर आती है, घास कुल के अंदर आती है, अर्थात जिसमें कल्ले या टिलर्स बनते हैं। लेकिन मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये ग्रेमिनी कुल के अंदर आते हुए भी इनमें कल्ले नहीं फूटते हैं, टिलरिंग इनमें नहीं होती है। इसके अलावा मक्का जो ये C4 पौधे की श्रेणी में आता है, जिसमें पहला स्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। इसका फल प्रकार कैरियोप्सिस होता है, यह एक बीजपत्री होता है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी। इसके अलावा अगर मक्का के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले कोई भी फसल अगर अपन पढ़ते हैं तो उस केस में अपन कहते हैं उसका वानस्पतिक नाम होता है, उसका बोटनिकल नेम होता है, जैसा कैरोलस लिनियस ने बताया था। तो मक्का के वानस्पतिक नाम की यहाँ पे बात करें तो मक्का का जो वानस्पतिक नाम होता है वह होता है जिया मेस। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। देखो वानस्पतिक नाम तो इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार लायक है। देन कुल भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल से संबंध रखता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 5 स्टार लायक है। देन द गुणसूत्र संख्या की बात करें, क्रोमोसोम नंबर की यहाँ पे बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 20 होते हैं, 20 होते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति मैक्सिको या केंद्रीय अमेरिका के से मानी जाती है, लेकिन मैक्सिको का बारे में मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 5 स्टार लायक है कि मक्का की उत्पत्ति कहां से हुई है? मैक्सिको से हुई है। पुष्पक्रम की बात करें तो इसका जो पुष्पक्रम होता है वह स्पेडिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका पुष्प क्या कहलाता है? स्पेडिक्स। स्पेडिक्स यानी कि जैसे जो केला होता है ना, तो केला आपने देखा होगा उसके साइड में अपन कहेंगे उसको छिलके से अपन उतार देते, तो उसी प्रकार से केले जैसे संरचना या एक प्रकार से वैसा जैसे मक्का का बूटा जो होता है, तो इस प्रकार से जो फॉर्मेशन होती है वह स्पेडिक्स कहलाती है। तो बेसिकली स्पेडिक्स प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वह आपका मक्का के अंदर भी पाया जाता है और केला के अंदर भी पाया जाता है, जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब मक्का के पुष्प की अपन बात कर रहे हैं तो बेसिकली सबसे पहले अपने को मक्का के पौधे के बारे में समझना होगा। जैसे ये आपके भूमि की सतह हो गई, ये आपके जड़े बड़े हो गई, ये आपका पौधा हो गया, तो ये मक्का का पौधा है। अब इस मक्का के पौधे के अंदर अपन देखें तो मक्का का जो पौधा है इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें बेसिकली 40 से 45 दिन बाद, डेज आफ्टर सोइंग, यानी बुआई के 40 से 45 दिन बाद इस मक्का के पौधे पर शीर्ष पर एक बाजर का निर्माण होता है, यानी कि एक टेसल का निर्माण होता है, टेसल का निर्माण होता है। और वह जो होता है उसे अपन नर पुष्प कहते हैं। कौन सा पुष्प कहते हैं? नर पुष्प कहते हैं, अर्थात मेल फ्लोवर कहा जाता है, मेल फ्लोवर कहा जाता है। तो मक्का में
सर्वप्रथम 40 से 45 दिन पर सबसे ऊपरी भाग पर एक पुष्प का निर्माण होता है जिसे टेसल कहा जाता है, और उस पुष्प के अंदर केवल नर भाग होगा, मादा भाग नहीं होती। उसके बाद जैसे उसमें टेसल की फॉर्मेशन होती है, उसके 7 से 10 दिन बाद या 10 से 15 दिन भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो जहां पर भुट्टे का निर्माण होने वाला होता है वहां पर कुछ ऐसी दागेनुमा संरचनाएं बनने लगती है, रुई जैसी संरचनाएं या धागे जैसी संरचनाएं बनने लगती है, जिसे बोलते हैं सिल्क। क्या बोलते हैं? सिल्क। तो ये सिल्क की फॉर्मेशन हो जाती है 7 to 10 डेज आफ्टर टेसलिंग। टी फॉर टेसलिंग, टेसल बनने के बाद। पहले नहीं आएगा, पहले टेसल बनेगा जिसे नर माजर बोल रहे हैं अपन, यानी मेल फ्लोर बोल रहे हैं। उसके 7 से 10 दिन बाद उसमें सिल्किंग होने लगेगी, अर्थात सिल्क की फॉर्मेशन उसमें होने लगती है। तो ये जो सिल्क होता है यह क्या होता है? मादा पुष्प होता है। क्या होता है? मादा पुष्प होता है, फीमेल फ्लावर होता है। क्लियर? तो यानी कहने का अर्थ यह हुआ मक्का का पौधा एक ही है और इस एक पौधे के अंदर सबसे पहले नर पुष्प बन रहा है, उसके बाद इसमें मादा पुष्प बन रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसी एक ही पौधे के अंदर क्या है? नर और मादा भाग है। तो इसलिए मक्का का जो पौधा होगा वो कहलाएगा मोनोशियस। मोनोशियस। मोनोशियस का अर्थ आता है कि वे पौधे जिसमें नर और मादा दोनों हो, मोनोशियस। अर्थात एक ही पौधे में दोनों लिंग का होना, एक ही पौधे में दोनों लिंग का उपस्थित होना। और मक्का में ऐसे ही होता है कि दोनों ही जो लिंग होते हैं नर और मादा एक ही पौधे में होते हैं, इसलिए इसे मोनोशियस कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज सोचिए कि ऊपर भी एक पुष्प है और यहां पर भी एक पुष्प है, दोनों में जो है कोई न कोई लिंग है। यहां पे केवल नर है और यहां पे केवल मादा है। तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा जिसमें केवल एक ही लिंग है, या तो नर है या मादा है। तो ऐसा पुष्प जिसमें एक ही लिंग होता है उस पुष्प को बोलते हैं अपन एक लिंगाश्री पुष्प। एक लिंगाश्री पुष्प, अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को अपन डाइक्लाइनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक शब्द आता है डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी का अर्थ है कि जब किसी पुष्प में एक ही लिंग होता हो, चाहे या तो नर हो चाहे मादा हो, तो उस पुष्प को डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर या एक लिंगाश्री पुष्प कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि मक्का के जो दोनों जो पुष्प हैं वो आपके यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगाश्री है या डाइक्लाइनी शो करते हैं। तो इसमें क्योंकि इसमें केवल नर ही है इसलिए यह भी आपका डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअल हुआ, इसमें केवल मादा ही है यह भी आपका डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअल हुआ। तो यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड इसमें पोलिनेशन का भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो भी अपन बात करेंगे। लेकिन यहां पर देखते हैं अपन सबसे पहले कि मक्का के अंदर इसका पुष्पक्रम जो होता है वह स्पैडिक्स कहलाता है और वह यूनिसेक्सुअल प्रकार का, अर्थात एक पुष्प में एक ही लिंग होता है, वो डाइक्लाइनी कंडीशन कहलाती है। फल प्रकार की यहां पे बात करें तो इसमें जो फल प्रकार जो होता है वह आपका कैरियोप्सिस होता है, और इवन सारी ग्रेमिनी कुल की फसलों के अंदर ही कैरियोप्सिस होता है। उसके बाद नर पुष्प को टेसल कहते हैं, जो बुआई के 45 से 50 दिन पर आता है। उस केस में अपन ने 40 से 45 लिख दिया था, तो आप इसमें जो थोड़ा ध्यान रखें 45 to 50 डेज उसको कर दें। यहां पे जो अपन ने बात की थी बेसिकली यहां पर आप कर दें 45 to 50 डेज एंड देन 7 to 10 डेज। क्लियर? तो ये जो टेसल की फॉर्मेशन इसमें सबसे पहले होती है और ये इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन मादा पुष्प की बात करें तो ये इसकी सिल्क की फॉर्मेशन जो होती है ये टेसलिंग के, टेसलिंग टी फॉर टेसलिंग, और यहां पर था डेज आफ्टर सोइंग, यह है डेज आफ्टर टेसलिंग। तो ये जो है आपका नर पुष्प जो है टेसल जो है बुआई के 45 से 50 दिन पर उसका फॉर्मेशन होता है। मादा पुष्प सिल्क उसका टेसलिंग के 7 से 10 दिन बाद फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे दिखाई देते हैं ये भी अपने को यहां पर देखना है। तो सबसे पहले यहां पर आपके सामने ये टेसल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? टेसल दिखाई दे रहा है। और टेसल वाला भाग जो है अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये वाला जो भाग है ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये टेसल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेसल कहलाता है। ये मक्का में सबसे पहले बनेगा, ये मक्का में सबसे पहले बनेगा। और यहां पर ये देखें मक्का के बीच में जहां पे भुट्टे का निर्माण हो रहा होता है उसपे यहां पर एक जो है धागे जैसी संरचनाएं, ये जैसे धागे जैसी संरचनाएं बन रही है, ये सिल्क कहलाता है। ये सिल्क कहलाता है। और बेसिकली मैंने बता दिया कि इनकी फॉर्मेशन कहां होगी कि भाई टेसल जो होगा पौधे के शीर्ष भाग पर बन रहा है, और जो सिल्क जो होता है पौधे के यहां पर मध्य भाग में जहां पर बूटा बनेगा
वहां पर जो है सिल्क की फॉर्मेशन वहां पर होती है। तो ये बेसिकली टेसल इस प्रकार का होता है, सिल्क इस प्रकार का होता है। अब इसमें क्या कंडीशन हो रही है, इसमें एक कंडीशन ये हो रही है कि इसमें ये कंडीशन हो रही है कि नर पुष्प जो होता है, नर पुष्प मादा पुष्प से पहले परिपक्व हो रहा है। इट मीन्स द मेल फ्लावर मैच्योर बिफोर द फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन फीमेल फ्लावर। तो ये जो कंडीशन होती है, या तो ऐसा होता है कि पहले मादा पुष्प पहले परिपक्व हो जाता है, या ऐसा कंडीशन होती है जैसा मक्का में देख रहे हैं कि नर पुष्प पहले परिपक्व हो जाता है। ये जो कंडीशन बनती है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं डाइकोगेमी। डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी का मीनिंग क्या होता है? तो डाइकोगेमी का मीनिंग होगा कि किसी पौधे में नर या मादा पुष्प का पहले परिपक्व होना। नर या मादा पुष्प का, देखो या आ रहा है और आ रहा है, तो या तो नर होगा या मादा होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों ही जो है साथ साथ हो रहे, दोनों ही साथ साथ होंगे तो वो डाइकोगेमी नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर नर या मादा पुष्प में से कोई एक जो है पहले परिपक्व हो रहा है, यह अपन केस दे यहां पर दूसरी भाषा में कि नर या मादा पुष्प के परिपक्व काल में भिन्नता, नर या मादा पुष्प के परिपक्व काल में भिन्नता, नर और मादा पुष्प के परिपक्व काल में जो भिन्नता होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? डाइकोगेमी कहते हैं। और बेसिकली ये जो डाइकोगेमी जो होती है यह दो प्रकार की होती है। डाइकोगेमी जो होती है यह बेसिकली दो प्रकार की होती है। जैसे अगर अपन बोल दें कि दो ही कंडीशन है, या तो नर पहले परिपक्व होगा या मादा पुष्प पहले परिपक्व होगा। अगर अपन कहते हैं कि नर पुष्प पहले परिपक्व हो रहा है, नर पुष्प पहले परिपक्व हो रहा है, या अपन कह दे कि मादा पुष्प जो है नर से पहले परिपक्व हो रहा है, तो दो कंडीशन ही बनेगी। तो जिस केस में नर पुष्प पहले परिपक्व होता है उसे बोलते हैं प्रोटो एंड्री कंडीशन बोलेंगे, प्रोटो एंड्री कंडीशन इसे बोला जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन जिस केस में अपन बोले कि मादा पुष्प पहले परिपक्व हो रहा है तो उसे बोलेंगे प्रोटोगाइनी। क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनी कंडीशन इसको बोला जाता है। तो ये आपको बेसिकली यहां पर ध्यान रखना है कि डाइकोगेमी दो प्रकार की होती है, प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री यानी कि नर पुष्प का अर्थात मेल फ्लावर का पहले मैच्योर हो जाना, और मादा पुष्प का अगर पहले मैच्योर होता है तो उसको अपन प्रोटोगाइनी के नाम से जानते हैं। अब अपन मक्का पढ़ रहे हैं। अब मक्का में अपन ने देखा कि सबसे पहले क्या बनता है? टेसल की फॉर्मेशन होती है, और टेसल क्या है? नर पुष्प पे। तो मक्का में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? प्रोटो एंड्री। कौन सी कंडीशन होती है मक्का में? प्रोटो एंड्री कंडीशन होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा और भी फसल की बात करें, जैसे आपका सूरजमुखी हो गया, सूरजमुखी सनफ्लावर, तो उसके अंदर भी प्रोटो एंड्री कंडीशन होती है, यानी कि नर पुष्प जो होता है वह पहले परिपक्व हो जाता है। अगर मादा पुष्प की दृष्टि से बात करें एग्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे ज्वार स्वर्गम जो होता है इसके अंदर मादा पुष्प पहले परिपक्व होता है। दूसरा उदाहरण की बात करें बाजरा, पर्ल मिलेट, तो इसमें भी क्या होता है? मादा पुष्प जो होता है पहले परिपक्व होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर अपन यहां पे बात करें तो ये जो डाइकोगेमी वाली कंडीशन है ये 5 स्टार लायक है, आपको ध्यान रखनी, एग्जाम्पल भी ध्यान रखने कि मक्का जो होता है इसमें नर पुष्प तथा टेसल पहले बनता है, इसलिए प्रोटो एंड्री के अंदर आएगा, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब जिस केस में जिन पौधों के अंदर प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी, प्रोटो एंड्री एवं प्रोटोगाइनी, प्रोटो एंड्री यानी नर पुष्प का पहले परिपक्व, प्रोटोगाइनी यानी मादा पुष्प का पहला परिपक्व, या फिर जिन केसेस के अंदर एक लिंगाश्री पुष्प ही बनते हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की ही फॉर्मेशन वहां पर होती है, जिसे अपन डाइक्लाइनी कंडीशन बोल रहे हैं। तो या तो प्रोटो एंड्री या प्रोटोगाइनी कंडीशन हो, या यूनिसेक्सुअल फ्लावर या एक लिंगाश्री पुष्प ही बनते हैं, यानी एक पुष्प में एक ही लिंग होता है। जैसे इसमें बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर अपन बात करें मक्का के केस में भी एक पुष्प में एक ही लिंग बन रहा है। इसी प्रकार से अगर आपने सुना होगा पपीता,
पपीता में भी ऐसे ही होता है। इसी प्रकार से आपने सुना होगा खजूर, खजूर में भी ऐसे ही होता है। तो उसमें ऐसे ही पुष्प बनते हैं, ठीक है ना। और कहीं कहीं केस जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रोटो एंड्री वाले उदाहरण अपन ने यहाँ पे दो देखे, मक्का हो गया, देन आपका सूरजमुखी हो गया, देन प्रोटोगाइनी का केस भी अपन ने यहाँ पर दो देखे, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। तो यानी कि यहाँ पे जो फसलें बताई हुई है, इन फसलों के अंदर कहीं न कहीं एक विचित्र कंडीशन बन रही है कि या तो नर पुष्प पहले परिपक्व हो रहा है या मादा पहले परिपक्व हो रहा है, या अपन कहें कि एक पुष्प में एक ही लिंग होता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर कभी भी पौधों में स्वपरागण नहीं होता है, स्वपरागण नहीं होता है। इन कंडीशन में ज्यादातर जो होता है वह पर परागण होने की संभावना रहती है, अर्थात क्रॉस पोलिनेशन होने की संभावना रहती है। तो पर परागण अर्थात एक पौधा जो है वह दूसरे पौधे के साथ जो है परागण करता है, उसे ही पर परागण कहा जाता है। जैसा अपन ने जनरल एग्रीकल्चर के अंदर भी पढ़ा है कि जैसे बेसिकली यहां पे बात करें, ये मक्का का एक पौधा है, ये मक्का का एक पौधा है, मक्का का अ प्लांट है, ये मक्का का आपका बी प्लांट है, मक्का का ही। अब यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे ऐसे टेसल की फॉर्मेशन हुई, इसमें भी टेसल की फॉर्मेशन हुई, यहां पे सिल्क की फॉर्मेशन हुई, यहां पे सिल्क की फॉर्मेशन हुई। तो हो यहां पे ये रहा है कि इस केस में क्या होगा कि यहां पे जो टेसल है, यहां के इसके जो परागकण है वह यहां से कहां जाएंगे, दूसरे पौधे के सिल्क पर जाएंगे और परागण होगा। और दूसरे पौधे के जो परागण है वह आपके पहले पौधे के सिल्क पर जाएंगे। तो यानी एक दूसरे के बीच में हो रहा है, दो के मध्य में हो रहा है, इसी को बोलते हैं अपन पर परागण। क्या बोलते हैं, पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और बेसिकली आप जानते हो यह पर परागण जो है हवा के द्वारा भी हो सकता है, या कुछ कीट इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और जिसमें अगर अपन ज्यादातर फसलों में देखें तो मधुमक्खी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यहां पर निकल के आती है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मक्का की जो फसल होती है, बेसिकली अपन वापस मक्का पे ही आ जाते हैं, क्योंकि अगर अपन ज्वार की बात करते हैं तो उसमें प्राय परपरागित होती है, लेकिन मक्का की ही यहां पे बात करें तो मक्का जो होता है, मक्का की जो फसल होती है वह पर परागित फसल है, पर परागित फसल के रूप में जानी जाती है, अर्थात क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के रूप में जानी जाती है। क्यों होता है क्रॉस पोलिनेशन इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन पाई जाती है प्रोटो एंड्री कंडीशन पाई जाती है। तो जिन जिन के अंदर प्रोटो एंड्री, प्रोटोगाइनी, डाइक्लाइनी, उनके अंदर परागण तो होगा, लेकिन परागण के भी अलग अलग प्रकार है। स्व परागण हो गया, प्राय पर परागण हो गया, या पर परागण हो गया। तो स्व परागण में अपन कहते हैं कि वे पौधे जिसमें 5% से कम पर परागण हो वे स्व परागित पौधे कहलाते। जैसे गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, वह स्व परागित फसल है। और स्व परागित में कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो क्लिस्टोगेमी और चेस्मोगेमी होता है, जो अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। लेकिन अगर अपन बात करें प्राय की बात करें तो यानी कि जिन पौधों में 5 से 25% पौधों के अंदर जो है पर परागण होता है तो वो प्राय के अंदर जाती है। जैसे ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार में पर परागण का परसेंटेज 6% ही होता है, तो ये 5 से 25 के बीच आ रहा है। इसीलिए ज्वार जो होती है वह आपकी प्रोटोगाइनी कंडीशन उसके अंदर है, लेकिन वह आपकी प्राय के अंदर जाएगी। तो यानी प्रोटो एंड्री, प्रोटोगाइनी या डाइक्लाइनी में ये जो पौधे हो सकते हैं पर परागण के आधार पर या तो प्राय में जाएंगे या पर में जाएंगे। अब अगर अपन बात करें बाजरे की बात कर ले या मक्का की बात कर ले तो इसमें पर परागण का जो परसेंटेज होता है वह मोर देन 25। मक्का में कितना होता है, मोर देन 25% पौधों में क्या होता है, पर परागण होता है। इसी वजह से मक्का की फसल पर परागित या क्रॉस पोलिनेटेड के अंदर मानी जाती है। तो यह भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है कि मक्का की फसल कैसी है, यह प्राय परपरागित के अंदर जाती है। तो परागण से संबंधित पॉइंट भी अपन ने यहां पे डिस्कस कर लिया और अपन ने यह देखा कि यह कंडीशन क्यों बनी, किस वजह से बनी, वो भी अपन ने यहां पर देख लिया। क्योंकि इसमें सबसे पहले टेसल बन रहा है, उसके बाद सिल्क बन रहा है, इसलिए यह परपरागण की कंडीशन डाइकोगेमी के अंदर प्रोटोगेन एंट्री की कंडीशन बन रही है, इस वजह से इसमें परपरागण देखा गया है। अब इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन जो अपने सामने आता है वो आता है प्रोटीन। और प्रोटीन की यहां पे बात करें तो मक्का की जो प्रोटीन है उसका एक विशेष नाम है, और उस नाम क्या है उसका, जीन। 5 स्टार लाएंगे। जीन देखिए यहां पे कैसे लिखा हुआ है, ZEIN। जीन वो वाला जीन नहीं जो आनुवांशिकी वाला होता है, जो मेंडल और उन्होंने कार्य किया था। यहां पे जीन जो है ZEIN, ये किसका नाम है, प्रोटीन का नाम है। और किसकी प्रोटीन का नाम है, मक्का की प्रोटीन का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है, 10% होता है। और ये तो अपन ने शुरू क्लास में बात कर ली, गेहूं में ही बात कर ली थी कि अनाज वाली फसलों में औसतन जो प्रोटीन होती है वह 10% होती है। अपवाद केवल वहां पे एक चावल था और जिसमें 6 से 7% प्रोटीन होती है।
तो मक्का की प्रोटीन जीन कहलाती है जो 10% होती है। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि मक्का की प्रोटीन, देखो प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन जो बेसिकली बनी होती है, प्रोटीन जो बेसिकली बनी होती है, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। लेकिन जब अपन बात करते हैं अनाज वाली फसलों की, अनाज वाली फसलों की बात करते हैं, सीरियल्स की बात करते हैं, तो अनाज वाली फसलों के अंदर एक प्रकार का अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है जिसकी कमी होती है, दैट इज द लाइसिन। लाइसिन नाम का अमीनो अम्ल जो होता है, इसकी कमी देखी गई है। किसमें देखी गई है? अनाज वाली फसलों के अंदर। यह बात पहले भी बता चुका हूं। लेकिन जब अपन दलहनी फसलों की बात करते हैं, दलहनी यानी पल्सेस की बात करते हैं, तो इसमें जो अमीनो अम्ल नहीं होता है वो होता है मिथ्योनिन। मिथ्योनिन नाम का अमीनो अम्ल जो होता है, दलहनों में इसकी कमी पाई जाती है। लेकिन अगर अपन बात कर रहे हैं मक्का की, यहां पे बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? मक्का की यहां पे बात करें तो मक्का की जो प्रोटीन होती है इसमें लाइसिन तो होते ही नहीं है। लाइसिन तो होता ही नहीं है, जो नॉर्मल अपन कह रहे हैं अनाज वाली में नहीं होता है, तो लाइसिन तो होता ही नहीं है। इसके साथ साथ एक प्रकार का और अमीनो अम्ल इसमें नहीं होता है, और जिसका नाम है ट्रिप्टोफेन। तो यानी कि मक्का की प्रोटीन में दो प्रकार के अमीनो अम्ल नहीं होते हैं। नॉर्मल जो अनाज है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इनके अंदर तो केवल लाइसिन की कमी है। लेकिन मक्का जो है, लाइसिन की कमी तो यही है, इसके अलावा ट्रिप्टोफेन की और कमी पाई जाती है। तो मक्का में दो प्रकार के अमीनो अम्ल जो है वो एब्सेंट होते हैं, और दो प्रकार के कौन कौन से? आपका लाइसिन और ट्रिप्टोफेन, इन दोनों की कमी पाई जाती है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मक्का की प्रोटीन में दो अमीनो अम्ल नहीं है, तो क्या प्रोटीन अच्छी गुणवत्ता वाली होगी? क्या नहीं होगी। इसीलिए मक्का की प्रोटीन को कहा जाता है कम गुणवत्ता वाली, कम गुणवत्ता वाली प्रोटीन, कम गुणवत्ता वाली प्रोटीन। किसकी बनी गई है? मक्का की। क्यों? क्योंकि उसमें दो प्रकार के अमीनो अम्ल नहीं होते, लो क्वालिटी प्रोटीन कहा जाता है। इसी को लेके जो है आगे साइंटिस्टों ने कुछ कार्य किया है जो अपन अगली क्लासों के अंदर देखेंगे, जिसमें HQPM डेवलप किया गया था एसके वसल और उनके द्वारा। तो वो इसी को लेकर किया गया था कार्य। तो नॉर्मल अगर सामान्य मेज की बात करें, मक्का की बात करें, तो उसकी प्रोटीन के अंदर ये दोनों अमीनो अम्ल नहीं होते। इस वजह से उसकी प्रोटीन जो होती है लो क्वालिटी की मानी जाती है। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, तो परागण क्या कंडीशन अपन देख चुके हैं। पर परागण होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है प्रोटो एंट्री की वजह से, ये बात अपन कर चुके हैं। इसके अलावा ये बात भी अपन कर चुके हैं, ये C4 प्लांट के अंदर आता है। क्यों आया है वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया है। पहला अस्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जो 4 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन होते हैं इसमें? 4, इसीलिए C4 बोला गया। एक बीजपत्री पादप, अर्थात इसके बीज को दो समान भागों में विभक्त नहीं कर सकते, या इसके बीच में एक ही बीजपत्र या कोटाइलिडोन इसके अंदर होता है। उसके बाद यह शॉर्ट डे प्लांट, क्योंकि ज्यादातर मक्का को अपन कब उगाते हैं? ज्यादातर मक्का को मैंने कहा था खरीफ के अंदर उगाते हैं, और ज्यादातर जो खरीफ की जो फसलें होती है वह आपकी शॉर्ट डे प्लांट के अंदर आती है। ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद एकरीप। एकरीप वैसे इसकी शुरुआत जो है एकरीप नाम से नहीं होती, इसका नाम CIPM या सी जो अपन अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में इसे अपन एकरीप के नाम से जान रहे हैं। तो एकरीप की शुरुआत जो है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट की पहली बार शुरुआत जो है मक्का पर हुई थी 1957 के अंदर, और इसकी शुरुआत जो हुई है वह न्यू दिल्ली से हुई है। दिल्ली से इसकी सबसे पहली शुरुआत हुई है, और आज विभिन्न फसलों पर जो है एकरीप यानी उस पर पर्टिकुलर अनुसंधान करने के लिए अपने देश के अंदर अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं बहुत सारी फसलों पर और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो एग्रीकल्चर के कंपोनेंट है उनके ऊपर चलाई जा रही है, जहां पर उस पर रिसर्च की जा रही है। इसके बाद अंकुरण की बात करें तो इसका अंकुरण जो होता है हाइपोजियल, हाइपो का अर्थ होता है बिलो, और जियल यानी कि अर्थ सरफेस, यानी भूमि के अंदर ही हो जाता है। भूमि के अंदर अंकुरण, भूमि के अंदर ही जो है बीज अंकुरित हो जाता है, तो उसे हाइपोजियल कंडीशन कहेंगे। परीक्षण बार की बात करें, देखो यहां पे शब्द क्या आया है? परीक्षण बार आया है, इट मींस द टेस्ट वेट आया है। वैसे अगर मक्का के केस में देखा जाए तो यहां पर सीड इंडेक्स शब्द आना चाहिए था, क्योंकि बीज बड़ा होता है, लेकिन परीक्षण बार आ गया है, तो भी आप कंफ्यूज नहीं हो। परीक्षण बार का अर्थ यहां पे होता है 1000 बीजों का बार, और 1000 बीजों का बार कितना होता है? 200 से 250 ग्राम होता है। लेकिन अगर परीक्षक आपको पूछ ले कि इसका बीज सूचकांक कितना होगा, क्योंकि इसका बीजों का आकार बड़ा होता है, यानी कि सीड इंडेक्स, और सीड इंडेक्स की बात करें तो इसका अर्थ होता है 100 बीजों का बार। कितने बीजों का बार? 100 बीजों का बार होता है। जब 1000 बीजों का बार 200 से 250 ग्राम है, तो 100 बीजों का बार कितना होगा? यहां पर आप 10 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 1000 और 100 में डिफरेंस कितना है? 10 का ही डिफरेंस है। तो यह अगर बीज सूचकांक पूछेंगे तो यह चला जाएगा आपका 20 से 25 ग्राम। कितना चला जाएगा? 20 से 25 ग्राम। और जो बड़े आकार के सीड होते हैं उसमें बीज सूचकांक शब्द काम में लिया जाता है।
इसके बाद मक्का का पूर्वज कौन रहा है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मक्का का जो पूर्वज माना गया है वो टियोसिनाइट माना गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लायक है, जो आपको यहां पर ध्यान होना ही चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, क्योंकि ये सारी चीज अपन डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं। अब इसमें अपन बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट वन जो पॉइंट आता है इस केस में उसकी यहां पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट वन पॉइंट आता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि अनाज वाली जो फसलें होती है उसमें औसतन कार्बोहाइड्रेट 65 to 70% के आसपास आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है मक्का में वह 70% होता है, 70% कार्बोहाइड्रेट जो है मक्का के अंदर पाया जाता है। उसके बाद वसा की बात करें तो मक्का में जो वसा होती है वह 4% होती है। लेकिन वसा के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठता है वह उठता है बाजरा से। किससे उठता है? बाजरा से उठता है, पर्ल मिलेट से उठता है। अनाज वाली फसलों में अगर सर्वाधिक वसा अगर किसी के अंदर पाई जाती है तो वह बाजरे के अंदर, अनाज वाली फसलों में बात कर रहा हूं मैं, तो अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा बाजरे के अंदर होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वसा जो होती है बाजरे के अंदर होती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद दानों में तेल होता है। यस, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर अपन बात करें अनाज वाली ऐसी कौन सी फसल है जिसके दानों से तेल भी निकाला जाता है या तेल का प्रयोग भी किया जाता है, तो वो सिर्फ आपका मक्का ही है। और किसी अनाज वाली फसल के दानों से तेल निकालकर काम में नहीं लिया जा सकता, लेकिन मक्का के दानों से तेल निकाला जाता है और उसका काम भी वो आता है, जैसा अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो दानों में जो तेल होता है वो 4% होता है। ये 5 स्टार लायक है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। और बेसिकली इसके लिए लाइन दे रखी है, मेज ऑयल इज अ वेरी फाइन कुकिंग मीडियम when fully refined with a nearly 90% polyunsaturated fats और it is known as the corn oil। देखो corn एक शब्द आया है यहां पर, और corn अगर कहीं पर शब्द आता है तो आप कंफ्यूज मत होना। corn किसको बोला गया है? मेज को ही बोला गया है, मक्का को ही बोला गया है, मक्का को ही corn कहते हैं। ये आप दिमाग में फिट कर ले कि मक्का को ही corn कहते हैं। तो मक्का का जो तेल होता है वह सबसे अच्छा, वेरी फाइन कुकिंग, बहुत अच्छी कुकिंग इसकी होती है। तो इसमें जो होता है फुली रिफाइंड होता है 90% के आसपास। और ये जो ऑयल है, इट इज ओनली द सीरियल फ्रॉम विच द ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। देखो ये लाइन आ गई है, ये एकमात्र अनाज वाली, एकमात्र अनाज वाली फसल जिससे तेल निकाला जाता है, जिसके दानों से तेल निकाला जाता है, ये एकमात्र जो है अनाज वाली फसल है। मेज ऑयल कैक्स कैन बी यूज्ड एज द ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी तेल निकालने के बाद जो इसकी खली जो बचती है उसको खाद के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। तो देखिए ये लाइन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनाज के दानों में तेल 4% के आसपास होता है और उससे तेल भी निकाला जाता है। ये एकमात्र अनाज वाली फसलों के अंदर आती है, जो भी आपको ध्यान रखना है। कल्ले नहीं फूटते, ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं कि अनाज वाली कौन कौन सी फसल के अंदर कल्ले नहीं फूटते हैं। तो इसमें अपन ने देखा मक्का है, इसके अंदर कल्ले नहीं फूटते हैं, ज्वार के अंदर नहीं फूटते, बाजरे के अंदर नहीं फूटते। तो इन तीनों ही फसलों के अंदर ग्रेमिनी कुल में कल्ले नहीं फूटेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक उदाहरण और ले सकते हैं अपन, वो खैर अनाज में नहीं आता है, वो आता है आपके नकदी फसल में, गन्ना भी ग्रेमिनी कुल में आता है, आपको पता हो तो। और गन्ने में भी कल्ले नहीं फूटते, वो भी नॉन टिलरिंग है, लेकिन वो अनाज वाली फसल नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है, इसो को अनाजों की रानी कहते हैं, ये बात अपन पहले कर चुके हैं। और अनाजों का राजा किसको कहा गया है? गेहूं को कहा गया है। इसको जादुई फसल या मिरेकल क्रॉप कहते हैं मक्का को। क्यों? क्योंकि अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा अगर पैदावार क्षमता अगर किसी की है तो वो मक्का की है, यह आप ध्यान रखना। यानी कि प्रोडक्टिविटी, क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर एरिया या पर यूनिट एरिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने की क्षमता किसकी होती है? तो वह मक्का की होती है, इसीलिए इसको जादुई फसल या मिरेकल क्रॉप के रूप में जाना गया है। इसके बाद मक्का में क्यूपीएम, क्वालिटी प्रोटीन मेज जो जीन है वो ओपेक 2 और फ्लोरी 2 है। तो इन जीनों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। वैसे एचक्यूपीएम या क्यूपीएम क्या होता है ये अपन अगली क्लासों के अंदर बात करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा है कि प्रोटीन में 2 प्रकार के एमिनो एसिड नहीं होते, उसको लेके एसके वसल और इनके साथियों ने जो एक रिसर्च किया था और उसके आधार पर क्यूपीएम डेवलप की थी, वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मक्का का पौधा मोनोशियस होता है, और मोनोशियस का अर्थ होता है जिसमें नर एवं मादा जननांग जो एक ही पौधे में हो। जैसा आपने देखा कि मक्का में टेसल भी बन रहा है, सिल्क भी बन रहा है, तो एक ही पौधे में थे, तो इसीलिए मक्का का पौधा जो है मोनोशियस के अंदर जाएगा, जो भी बेसिकली आपको यहां पे मालूम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे। तो नेक्स्ट वन आता है
अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता जो अपन बात करें, और इसी वजह से मक्का को अपन ने क्या कहा है, मिरेकल क्रॉप कहा है। कौन सी क्रॉप कहा है, मिरेकल क्रॉप कहा है, जादुई फसल बोला है। और इसमें अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता 120 क्विंटल पर हेक्टेयर। देखिए कितना आ रहा है, 120। नॉर्मली अपन क्या देखते हैं, गेहूं और इनके अंदर भी 50, 60 से ज्यादा आपने भी नहीं पढ़ा होगा, तो 60 से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मक्का के केस में यह 120 क्विंटल। लेकिन वास्तविक कंडीशन में अपन देखते हैं, जहां अपन खरीफ के अंदर मक्का लेते हैं तो वहां तो सबसे कम पैदावार प्राप्त होती है, गेहूं से भी कम प्राप्त होती है, वो कंडीशन अलग है। लेकिन उसको अनुचित या अब एक प्रकार से अनुकूल अगर वातावरण दिया जाए या अनुकूल परिस्थितियां दिया जाए, जैसी मृदा चाहिए वैसी अगर उसको मिल जाए, या अपन कहें कि जहां पे खरपतवार फ्री अगर खेती की जाएगी, तो उस केस में इसकी प्रोडक्शन पोटेंशियल जो है वह आपकी अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक मानी गई है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। मक्का भारत की तीसरी मुख्य फसल मानी गई, ये बात अपन कर चुके हैं। पहली मुख्य फसल चावल है, क्योंकि भारत का मुख्य खाद्य फसल जो मानी गई है, स्टेपल फूड जो मानी गई है, वो चावल मानी गई है। जबकि विश्व के अंदर मुख्य स्टेपल फूड जो मानी गई है वह गेहूं मानी गई है। तो अनाज वाली फसल ये मानी गई है। भारत में मक्का का सर्वाधिक प्रयोग जो है मुर्गी आहार में किया जा रहा है। देखिए ये ध्यान रखना है आपको, मुर्गियों के पोल्ट्री फीड के रूप में सबसे ज्यादा मक्का का प्रयोग हो रहा है। खाने के लिए इतना प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा मुर्गियों के आहार के लिए किया जा रहा है, जो भी आपको बेसिकली ध्यान होना चाहिए। और विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह यूएसए है, जो देश विश्व का 35% प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को आप अंडरलाइन कर दे। मुर्गी आहार में भारत में इसका प्रयोग हो रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा मक्का कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो यूएसए के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है। विश्व के उत्पादन का 35% जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो यूएसए के द्वारा हो रहा है। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे, और नेक्स्ट वन जो इसमें आता है वह आता है डीटेसलिंग। डीटेसलिंग अर्थात टेसल किसको बोलते हैं, नर पुष्प को बोलते हैं, तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे डीटेसलिंग कहते हैं। और ये कब करते हैं, जब अपन संकर बीज उत्पादन की बात करते हैं तो वहां पर डीटेसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा मक्का के अंदर जो होता है ब्रेस एवं प्रोप जड़ें पाई जाती है। तो आपको कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि ब्रेस और प्रोप जड़ें किसमें होती है, तो मक्का में होती है। मक्का का एप्रिक जो है सबसे पहला एग्रीप जो 1957 के अंदर शुरू हुआ था। इसके अलावा जौ और कपास में 1967 में, ज्वार में 1969 के अंदर, गन्ना में 1970 में जो है एग्रीप की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहला एग्रीप जो है मक्का में शुरू हुआ है, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आईसीआर एस्टैब्लिश द फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड, यस, इसको जो है सबसे पहले जो एग्रीप के नाम से नहीं जानते थे अपन, इसको जानते थे फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑन द मेज, यानी CCIPM के नाम से जानते हैं, 1957। ये यहीं पे इसी की बात हो रही है, इसी को जो है आज अपन एग्रीप और अलग नामों से जान रहे हैं। और आज जो है मक्का के अंदर इस CIPM का जो नाम है, एग्रीप तो इसकी चल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूट और डेवलप कर लिया गया है, उसकी हिस्ट्री अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो CIPM के रूप में जो है सबसे पहले आप एग्रीप मान लो, या मक्का पर सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो है भारत के अंदर वह 1957 के अंदर शुरू किया गया था। उसके बाद इन 1963 के अंदर इसको रीनेम्ड किया गया था, और वो था ऑल इंडियन कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, और जिसे अपन वर्तमान में एग्रीप शब्द काम में ले रहे हैं, है ना, इस नाम से ये जाना गया था। उसके बाद वापस इसको अपग्रेड किया गया और इसका नामकरण कर दिया गया डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च। और ये सारी चीज कहां हो रही थी, ये सारी चीज जो हो रही थी वो बेसिकली आपकी कहां हो रही थी, न्यू दिल्ली के अंदर हो रही थी। नई दिल्ली के अंदर ये शुरुआत हुई थी, न्यू दिल्ली के अंदर। तो न्यू दिल्ली के अंदर 1957 के अंदर CCIPM की शुरुआत हुई। उसके बाद न्यू दिल्ली के अंदर ही जो है 1963 में इसका नाम AICMIP कर दिया गया था। उसके बाद न्यू दिल्ली के अंदर ही इसका नाम DMR कर दिया गया जनवरी 1994 के अंदर। उसके बाद ऑन द 9th February 2015 DMR वाज अपग्रेडेड टू द, इसको DMR को अपग्रेड कर दिया गया ICR IIMR में अपग्रेड कर दिया गया। और IIMR जो है टू द फर्दर कंसोलिडेट द मेज रिसर्च प्रोजेक्ट इन द कंट्री, एंड द हेडक्वार्टर ऑफ द ICR IIMR वाज शिफ्टेड टू द न्यू दिल्ली टू द लुधियाना। और लुधियाना कहां पर है, पंजाब के अंदर। तो लुधियाना में इसको शिफ्ट कर दिया गया 2016 के अंदर। तो अगर आपको पूछ ले कि IIMR यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च यानी भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, भारतीय IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान।
तो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की स्थापना तो नई दिल्ली के अंदर की गई, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है? तो वर्तमान में इसका मुख्यालय लुधियाना के अंदर है। कहां पर है? लुधियाना के अंदर है। 2016 से इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आईआईएमआर का मुख्यालय कहां है, जो मेज के ऊपर रिसर्च का काम जो है अपने देश के अंदर कर रहा है। तो बेसिकली ये कुछ हिस्ट्री पॉइंट थे जो मक्का के इंस्टीट्यूट से संबंधित थे, जो भारत के अंदर जो है आईआईएमआर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। इसके बाद अपन इसमें आगे देखें तो नेक्स्ट वन आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान आर द टॉप 3 मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में 3 मुख्य राज्य जो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी हाल ही की कंडीशन में सबसे ज्यादा जो मक्का प्रोड्यूस हो रही है वो कर्नाटका से हो रही है। कहां से हो रही है? कर्नाटका से हो रही है। देखो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है यूएसए, भारत के अंदर कर्नाटका प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान का नाम भी आता है। आंध्र प्रदेश को अपन क्या बोलेंगे? इज द स्टेट ऑफ द मेज बाउल ऑफ इंडिया, अर्थात आपके मक्का का कटोरा अपन बोल सकते हैं। मक्का का कटोरा किसको बोला गया है? आंध्र प्रदेश को बोला गया है। और बाउल का अर्थ होता है जहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। क्या हो ज्यादा? प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादकता, यानी प्रति इकाई क्षेत्र में पैदावार अधिक कहां हो रही है भारत के अंदर? तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर हो रही है मक्का की। उसके बाद मेज इज नोन एज द मिरेकल क्रॉप का रीजन भी आपको बता दिया। देन क्वीन ऑफ सीरियल्स, इसके पीछे हाई यील्ड पोटेंशियल इसकी होती है, ये बात अपन कर चुके हैं। इसके अलावा बूटों में दानों की जो कतारें जो होती है वो 16 से 20 होगी। मक्का का जो बूटा होता है उसमें दानों की जो रोज होती है वो 16 से 20 होगी, लेकिन हमेशा वह कौन सी संख्या में होगी? सम संख्या में होगी। इवन नंबर्स होंगी, इवन नंबर में होगी, ओड नंबर में नहीं होगी। यानी जो विभाजित हो सके उस संख्या में जो है वो कतारों की संख्या होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक कतार में दाने कितने होते हैं? तो 50 से 60 ग्रेन्स इसके अंदर होते हैं। एक ये आइडियली दिया हुआ है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सभी बूटों में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, लेकिन जो अच्छी पैदावार जहां पर ली जाती है, अच्छी वेराइटीज जहां पर ली जाती है, उसमें एक बूटे में 16 से 20 कतारें होगी और उसके अलावा उसमें एक कतार में 50 से 60 दाने हो सकते हैं। ये बात कही गई है जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड के अंदर आ रहा है वो बेसिकली ये आ रहा है, भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां हो रहा है? तो कर्नाटका के अंदर हो रहा है। उसके बाद बाउल किसे कहा गया है, यानी प्रोडक्टिविटी कहां ज्यादा है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर ज्यादा है। उसके बाद बात करें तो इसमें ये जो इवन नंबर से, यानी कि नंबर ऑफ रोज ऑफ ग्रेन इन कॉब ऑफ मेज, मक्का के कोब के अंदर, बूटे के अंदर दानों की संख्या जो होती है, कतारों की जो संख्या होती है वो इवन नंबर्स में होंगे। इसको भी आप अंडरलाइन कर दें। उसके बाद अगर अपन बात करें तो मक्का का प्रोडक्शन की जो अपन बात कर रहे थे कि मक्का जो होता है सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो विश्व के अंदर यूएसए के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर सर्वाधिक प्रोड्यूस किया जा रहा है कर्नाटका के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये बेसिकली नॉर्मल सी बात होगी। लेकिन जब अपन बात करते हैं रबी मेज की, तो रबी मेज सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है बिहार के अंदर, और इवन अगर अपन राजस्थान के अंदर बात करें तो यह प्रोड्यूस किया जा रहा है बांसवाड़ा के अंदर। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसी प्रकार से इंडिया के अंदर अपन बात करें, कर्नाटका के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर अपन यहीं पे बात करते हैं कि बाउल की बात करते हैं या प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का नाम आता है। लेकिन राजस्थान जो है वह भी मक्का का प्रोडक्शन कर रहा है। तो राजस्थान में कहां पर मक्का ज्यादा प्रोड्यूस होती है? तो दैट इज द मेवाड़ रीजन के अंदर मक्का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है राजस्थान के अंदर। और मेवाड़ रीजन के अंदर भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये मुख्य रीजन है जहां पर मक्का प्रोड्यूस की जा रही है, जो बेसिकली आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मक्का के बारे में सामान्य तौर पर जो है अपन ने यहां पर देखे। इसके बाद बहुत सारी चीजें मक्का में शेष है, वो अपन अगली क्लासों के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।